नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं 36 का चैप्टर यशपाल जी द्वारा लिखित कौन सा है, लखनवी अंदाज। इसमें यशपाल जी क्या करते हैं? यशपाल जी बच्चों एक सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए व्यंग करेंगे, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाते, स्टार्ट करते हैं लखनवी अंदाज। उससे पहले थोड़ा सा ले लेते हैं यशपाल जी का जीवन परिचय। तो यशपाल जी बच्चों फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर में इनका जन्म हुआ था। देखिए ये आपकी जो फोटो दे रखी है बुक में, ये यशपाल जी की है। और 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था बच्चों। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह जी से हुआ और किससे हुआ? सुखदेव जी से हुआ, है ना। देखिए आप एक बार सन पहचाना कीजिए बच्चों। 1903 में इनका जन्म हो रहा है, मतलब आपको एक मोटा मोटी इतना पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले किसी लेखक का जन्म हो रहा है, किसी कवि का जन्म हो रहा है, और या फिर उसके बाद। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप इनके जीवन के बारे में, जन्म दिनांक के बारे में, जो सन है इनका, जो पता चल जाएगा आपको, तो आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि उनका लेखन किस क्षेत्र में रहा होगा। देखिए 1903 में है, भगत सिंह सुखदेव जी से मिल रहे हैं, तो कैसे स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर लिखेंगे, सामंती वर्ग के ऊपर लिखेंगे, है ना। तो इस वाले चैप्टर में क्या किया इन्होंने? सामंती वर्ग के ऊपर लिखा है। तो ये बता रहे हैं कि भगत सिंह और सुखदेव जी से इनका परिचय हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए थे, है ना। वही बात आ गई ना, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे ये, तो ये जेल भी गए थे। और 1976 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बच्चों बहुत कुछ लिखा है, कहानी संग्रह विशेष रूप से इन्होंने लिखे हैं। देखिए ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता, इनके उल्लेखनीय क्या है बच्चों? कहानी संग्रह है, कहानियां लिखी हैं। और देखिए उपन्यास है बच्चों इनके झूठा सच। झूठा सच किसका है बच्चों? जो भारत का जो विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है ना, झूठा सच। और देखिए अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी उसकी बात, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। तो बच्चों इनका जो लेखन है उसमें स्पेशलिटी क्या है, क्या विशेषता है? ये इनकी जब भी तुम कहानी या कुछ भी कोई भी लेखन पढ़ेंगे, कोई उपन्यास पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा आम जनता के इर्द गिर्द घूमता हुआ है बच्चों। मतलब सजीव तलिए हुए, जैसे हम जिंदगी जीते हैं कैसे? आम वर्ग, खास वर्ग नहीं बच्चों, आम वर्ग। आम वर्ग जैसी जिंदगी जीता है वही इनके लेखन की झलक है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। एकदम से पढ़ते ही ऐसा लगेगा अच्छा ये तो हमारे साथ भी हो रखा है, ये तो हमारे साथ भी होता है, हाँ ऐसा तो पहले होता था। जहाँ पे सब ऐसा लगे कि लिविंग थिंग्स हैं, सब सजीव हो जाए कि हाँ ऐसा हमने भी देख रखा है, वही इनकी क्या है बच्चों? स्पेशलिटी है। तो देखिए अब लखनवी अंदाज के विषय में बता रहे हैं कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्या कह रहे हैं कि लखनवी अंदाज में ये बताएंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे कि वैसे तो क्या मानते थे यशपाल जी? यशपाल जी मानते थे कि बिना कोई तथ्य के, कोई रिकॉर्ड्स ना हो, हमारे पास कोई डाटा ना हो, कोई मर्म ना हो, तो हम कहानी नहीं लिख सकते। लेकिन जब ये सफर करेंगे, ट्रेन में इनके साथ ऐसी घटना होगी, तो उसको देख के ये कहेंगे कि जब ये काम ऐसे ही हो सकता है बिना किसी कारण के, तो मैं भी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कारण के कहानी लिख सकता हूं। देखिए बता रहे हैं आगे कि बिना तथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। मैंने बताया ना बच्चों, क्या करेंगे यशपाल जी इसमें? पतनशील सामंती वर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय सामंती वर्ग पतन की ओर उन्मुख था। भाई देश हमारा आजाद हो चुका था, तब जब देश आजाद हो गया, देश की सरकार बन गई, तो जो सामंती वर्ग था उसका पतन होना निश्चित है।
तो वही बता रहे हैं कि उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। सामंती वर्ग कैसी जीवन शैली का आदी हुआ करता था बच्चों? बनावटीपन का। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। कि वो कह रहे हैं कि मुझे तो इतने सालों बाद जब मैं सफर कर रहा हूँ, मेरे साथ जो घटना हुई, तब मैं सोच भी नहीं सकता कि ये संस्कृति आज भी जिंदा है। आज भी सामंती वर्ग किस में जी रहा है बच्चों? केवल हवा में, केवल अपने ही आप में कि ये ऐसा होगा। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं कि आखिर क्या हुआ यशपाल जी के साथ ऐसा कि उन्होंने सोचा कि बिना तथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। चलिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। क्या कह रहे हैं? मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन है। जब क्या होता है, ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है तो एक दो बार हॉर्न देती है, हवा छोड़ती है ना, तो वही कह रहे हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन क्या कर रही थी? चल पड़ने के लिए उतावली हो रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यशपाल जी बता रहे हैं कि मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना था, चाहता तो मैं पैसेंजर ट्रेन में ही सफर कर लेता, लेकिन क्या है कि मैं एक कहानी के विषय में सोचना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ट्रेन की विंडो में से आराम से नेचर को देखते चलूं, प्राकृतिक दृश्य देखूं, जिससे मेरे मन में विचार आए, और जब विचार आए तो मैं कुछ नया लिख सकूं, ऐसा लिख सकूं कि जो प्रकृति से जुड़ा हो, कुछ सजीवता को लिए हो। तो ऐसा सोचते सोचते क्या किया यशपाल जी ने? यशपाल जी ने सेकंड क्लास की टिकट ले ली। क्यों? सेकंड क्लास में भीड़ नहीं होती। अगर पैसेंजर डब्बे में वो ट्रेवल करते तो क्या होता बच्चों? बहुत सारी भीड़ होती, ना वो उनको विंडो पे जगह मिलती, ना वो कुछ सोच पाते। इसलिए उन्होंने क्या लिया? सेकंड क्लास की टिकट ले ली। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब कह रहे हैं कि गाड़ी जैसे ही छूटने वाली थी तो मुझे लगा डब्बा खाली है, मैं उस डब्बे में चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब क्या सोच रहे थे देखिए, कि यशपाल जी सोच रहे थे कि मैं जब डब्बे में चढ़ूंगा उस समय तो बच्चों कितने ही कम लोग हुआ करते थे जो सेकंड क्लास की टिकट लेते थे। तो सोच रहे थे कि मेरा ये अनुमान था कि मुझे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, जैसे ये बैठे तो ट्रेन में निर्जन नहीं थी, मतलब बिना आदमी के नहीं थी, उसमें कोई शख्स था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब देखिए, जैसे यशपाल जी सोच रहे थे कि डब्बा मुझे एकदम खाली मिलेगा, ऐसे ही एक लखनऊ के नवाब साहब है, उन्होंने भी सोचा होगा कि सेकंड क्लास का टिकट कौन ही लेता है, कोई नहीं मिलेगा, तो वो भी आराम से अपनी बर्थ पर और आलती पालती, कहते हैं ना जैसे साधु तपस्या करते हैं, ऐसी पोजीशन में आराम से पालथी मारे हुए बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। और क्या कर रखा था नवाब साहब ने? एक सामने तौलिया बिछा रखा, उस पर दो खीरे आराम से सुंदर से चिकने से खीरे लग रहे थे, वो रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही यशपाल जी चढ़े तो उनको उनके हाव भाव ऐसे थे, किसके? लखनऊ वाले जो क्या है नवाब साहब, उनके ऐसे हाव भाव आए कि वो उनसे प्रसन्न नहीं हुए। कई बार होता है बच्चों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं हम अकेले रहे हैं बिल्कुल, तो जैसे ही सहसा अचानक कोई आ जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो भाव उनके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा ही उनको लगा यशपाल जी को कि नवाब साहब मेरे घुसने से खुश नहीं हुए हैं। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब यशपाल जी खुद ही सोच रहे हैं कि हो सकता है ये भी कोई कहानी लिखना चाहते हो, इसलिए इनको लगा हो कि यहाँ तो ट्रेन में कोई नहीं आएगा और मैं भी चढ़ गया, या फिर हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि अरे यार मैं खीरा भी कोई खाता है क्या, मैं खीरे का शौक रखता हूँ और ये बात किसी को पता चल जाएगी, तो सोचते हैं कि इनको शायद ये बात अच्छी नहीं लग रही हो, इसलिए ऐसे भाव आए इनके चेहरे पर। कहते हैं हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। क्या किया? यशपाल जी ने सामने की बर्थ पर बैठ गए और उनको इग्नोर करने लगे कि जैसे कुछ है ही नहीं।
खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब क्या है, यशपाल जी तो लेखक है, तो लेखकों की क्या आदत होती है, हर चीज पे विचार करते हैं। तो अब वो सोच रहे हैं खुद ही खुद कि यार ये नवाब साहब ऐसे क्यों हुए। तो अपने आप ही उनके मन में विचार कौंध रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे। अब क्या कह रहे हैं, यशपाल जी कहते हैं कि या तो ये भी हो सकता है कि ये चाहते थे कि अकेले एकदम एकांत में सफर करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इनको जेंटलमैन, सफेद पोश क्या होता है बच्चों, एक भद्र आदमी, जेंटलमैन है ना, कि एक भद्र पुरुष ने देख लिया इनको। अब ये सोचेंगे कि ये मेरे बारे में ये सोचेगा कि मैंने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया, मुझे तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, इसको मझला दर्जा। देखिए मझला क्या होता है, बीच का, है ना। तो फर्स्ट क्लास ये सोच रहे हैं कि मैं तो सामंत हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए था, फर्स्ट क्लास का टिकट लेना चाहिए था। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब यशपाल जी खुद ही खुद सारे अंदाजा लगा रहे हैं कि इन्होंने इसलिए टाइम पास के लिए खीरे लिए होंगे। अब इनको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखी क्या होता है बच्चों, मैंने दंतुरित मुस्कान में भी बताया था ना कि बच्चा अपने पापा को ऐसे कनखी मार के देखता है। कनखी मारना मतलब टेढ़ी निगाह से देखना। तो यशपाल जी भी क्या कर रहे हैं, टेढ़ी निगाह से नवाब साहब को देख रहे हैं कि ये नवाब साहब मेरे को तो नहीं देख रहे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अब क्या हुआ बच्चों, हर बार कोई ना कोई, तो जब दो लोग सफर कर रहे हो तो एक तो सोचता ही है कि ऐसे अकेले अकेले शांत बैठने से क्या फायदा है, थोड़ी बातचीत की जाए। तो नवाब साहब यशपाल जी को कहते हैं, आदाब अर्ज, आप खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, यशपाल जी को अच्छा नहीं लगा एकदम से उन्होंने ऐसे पूछा, क्योंकि पहले तो वो चौंक चुके थे यशपाल जी को देख के। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो कहते हैं कि हमने भी जवाब दे दिया कि नहीं जी शुक्रिया, हम ये खीरे का शौक नहीं फरमाते। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। देखिए बच्चों, ये आपके फोटो बना रखी है, ये हैं लखनऊ के नवाब साहब और ये हैं यशपाल जी। और ये जो बर्थ पर बैठे हैं, देखिए इन्होंने अपने पैरों पे तौलिया लगा रखा है। तो अब कह रहे हैं कि बाहर देखा नवाब साहब ने अपनी खिड़की से, फिर देखा कि हाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, तो तौलिए को अपने पैरों पर बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। क्या किया, अब नवाब साहब कर रहे हैं खीरा खाने की तैयारी। तो सीट के नीचे से लोटा उठाया, नवाब साहब का लोटा रखा हुआ था, और खिड़की के बाहर पानी डाल के दोनों खीरों को धो लिया। और धोकर क्या किया बच्चों, तौलिए से पोंछ लिया। चिकना कर रहे हैं, देखो उनमें चमक ला रहे हैं। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। घर में मम्मियां करती है ना, खीरे को कभी सीधा नहीं काटती, पहले उसका हेड काटती हैं, फिर दोनों पार्ट्स को ऐसे से रब करती हैं, जिससे उसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। तो यही कर रहे हैं नवाब साहब। नवाब साहब अपने कुर्ते की जेब में से चाकू निकालते हैं, छोटा सा चाकू रखा हुआ होता है, और खीरे का टॉप काटते हैं और फिर उसके झाग निकालते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर क्या किया नवाब साहब ने, यहाँ पर खीरे को आराम से अच्छी तरह सुंदर सा काट के और यहाँ पर ऐसे बच्चों सजा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। कह रहे हैं लखनऊ स्टेशन पे जो खीरा बेचते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, खीरे के साथ में नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, भुना जीरे का पैकेट, तो वो थोड़े थोड़े पैकेट बना के रख लेते हैं। जब कोई ग्राहक उनसे खीरा खरीदता है तो वो दे देते हैं। ऐसे ही अमरूद के साथ देते हैं, ऐसे ही खीरे के साथ देते हैं।
हमारे इधर भी देते हैं, आपके इधर देते हैं नहीं देते, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। तो क्या होता है, अब क्या कर रहे हैं नवाब साहब, देखिए फाकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दिया। अब उन पर जीरा और नमक भी स्प्रिंकल कर दिया नवाब साहब ने बड़े ही अच्छी तरीके से। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों, जब कोई स्वादिष्ट सी चीज देखते हैं, टेस्टी टेस्टी होती है, तो क्या होता है, मुंह में सलाइवा आ जाता है ना, पानी आ जाता है। तो यशपाल जी बड़े अच्छी तरह उनको मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यशपाल जी को तो क्या चाहिए था, कुछ कहानी लिखने के लिए कोई टॉपिक भी चाहिए था। तो उनको एकदम से ऐसे गौर से देख रहे हैं कि आखिर ये नवाब साहब कर क्या रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब नवाब साहब की ऐसी कंडीशन हुई होगी कि जैसे इस तरीके से काटा है इन्होंने, इस तरीके से नमक और जीरा भुरका है कि इनके मुंह में पानी आ गया होगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब यशपाल जी कह रहे हैं कि वैसे तो ये रईस बन रहे हैं, लेकिन इनको खीरे जैसी साधारण चीज का कितना शौक है। ये तो क्या है, ये तो इनके उस जो ये काम कर रहे हैं उन्हीं से पता चल रहा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब देखिए लखनऊ में खीरे का नाम होता होगा बालम खीरा, जैसे आमों के बहुत सारे नाम होते हैं, लंगड़ा, चूसा, है ना, ऐसे कहते हैं। तो उनसे कहते हैं कि वल्ला शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पानियां थाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। अब देखिए पानी तो यशपाल जी के भी मुंह में आ रहा है, लेकिन क्या होता है बच्चों, जब हम जैसे किसी से एक बार किसी चीज के लिए मना कर दें, तो फिर क्या होता है, फिर आत्मसम्मान वाली बात आ जाती है। वो कोई दोबारा पूछे और हमारा मन भी कर रहा हो, फिर भी हम नहीं बताते कि हम खाना चाहते हैं। वो ही कंडीशन हो रही है यशपाल जी के साथ में। लेकिन इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। अब कह रहे हैं कि हमने फिर से उनको बोला कि नहीं जी शुक्रिया, और अब इस समय हमारा मन नहीं हो रहा, थोड़ा मैदा भी कमजोर है। मैदा क्या है बच्चों, यहाँ पर पेट है ना, पेट। मैदा मतलब वो डो वाला मैदा नहीं, मैदा मतलब पेट। वो कह रहे हैं कि पेट भी थोड़ा सही सही नहीं है, ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा, तो अब हमें नहीं चाहिए, आप खाइए। नवाब साहब ने संतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब ने देखा खीरे की फांकों की ओर कि मैं इनको धो चुका, काट चुका, नमक मिर्ची बुरक चुका, जीरा बुरक चुका। अब उन्होंने एकदम कि अब ये एकदम रेडी टू ईट है। तो कहते हैं कि संतृष्ट निगाहों से, एकदम संतुष्ट हो गए, ऐसी निगाहों से देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, और फिर क्या किया, देखिए ऐसे देखा, खिड़की के बाहर देखा, फिर ऐसे एकदम से सांस खींची। फिर क्या करते हैं, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। देखिए नवाब साहब ने खीरे की एक फांक को उठाया, होठों तक लाए, और फिर पहले आराम से सूंघा ऐसे करके। फिर क्या किया, स्वाद के आनंद में पल के मुंद गई, मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। देखिए नवाब साहब ने क्या किया, क्यों नवाब साहब अब ये बताना चाहते हैं यशपाल जी को कि ऐसे शौक ज्यादा हमें नहीं है, हम तो रईस आदमी है। तो क्या करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद में खीरे की फांक को उठाते हैं, होठों तक ले जाते हैं, और नाक से स्वाद उसका एकदम सूंघते हैं। और बच्चों जब किसी चीज को बहुत ही मेहनत से प्यार से काम को किया जाए और फिर उसका जब मजा लेने वाले होते हैं, तो क्या होता है, जैसे किसी चीज को, खाने की चीज को सूंघेंगे तो स्वतः ही आंखें बंद हो जाएंगी और फील करते हैं ऐसे ही। कौन, लखनऊ के आपके ये नवाब साहब एकदम से उसको फील करते हैं, और फील करते ही क्या करते हैं, ऐसा मन लगता है जैसे इनके मुंह में रस आ गया और इन्होंने गटक लिया, और फिर उस फांक को ट्रेन की खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वाद कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने एक एक पीस को बच्चों सेम टू सेम काम किया, लिया, सूंघा, गले से नीचे ऐसे फील किया और फेंक दिया।
नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। क्या किया नवाब साहब ने? एक एक पीस को फेंक दिया, फिर हाथों को पोंछा और मुंह को भी पोंछा। देखिए उन्होंने खाया नहीं है लेकिन फिर भी मुंह को पोंछा। और फिर क्या करते हैं, यशपाल जी की तरफ देखते हैं, जैसे क्या कहना चाह रहे हो, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। क्या कहना चाहते थे बच्चों? यह है खानदानी रईसों का तरीका, मतलब खुद को रईस साबित करने के लिए उन्होंने एक पीस को चखा तक नहीं, खाया तक नहीं, सबको फेंक दिया, सारा खाना व्यर्थ कर दिया और यशपाल जी की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारे लिए किसी भी चीज का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। जब यशपाल जी क्या कहते हैं कि नवाब साहब तो सो गए इतना कुछ करने के बाद, और हमारे मन में यही चलता रहा कि ये कैसी तो इनकी खानदानी तहजीब है, कैसी नफासत है और कैसी नजाकत है कि कितनी मेहनत करने के बाद भी उसका चीज का आनंद नहीं लिया और उसको व्यर्थ गवा दिया सारी चीज को। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। क्या कहते हैं कि केवल कल्पना मात्र से नवाब साहब ने पेट भर लिया और उसका रसास्वादन कर लिया, खीरे के रस को पिछान लिया, खा लिया। कह रहे हैं कि ये, इसको तो बस यही मान सकते हैं कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट तरीका होगा उदर पूर्ति का। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? देखिए अब वो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं यशपाल जी कि उदर की तृप्ति, उदर क्या होता है बेटो? पेट, और तृप्ति मतलब संतुष्ट होना। कि इन्होंने ये जो काम किया है इससे इनका रईसी तरीका तो पता चल गया, लेकिन क्या इससे उदर पूर्ति हो सकती है, उदर की तृप्ति हो सकती है, क्या पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। देखिए वो खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इन्होंने ये किया वो ठीक है, चलो इनकी तरफ से तो सब सही होगा, ये खानदानी रईस बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे उधर पूर्ति होगी? इतने में ही लेटे उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने एकदम से डकार ली। ऐसे कैसे? जैसे पेट भर जाता है उसके बाद डकार लेते हैं ना, तो ऐसे। और क्या कह रहे हैं कि खीरा होता तो लजीज है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन क्या है? मैदे पर जोर डालने वाला, पेट पर जोर डालता है। मतलब बताना चाह रहे हैं ये पेट पे जोर डालता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही फेंक दिया। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब यशपाल जी को क्या लगा बच्चों? ज्ञान चक्षु, चक्षु मतलब आंख, क्या उनके ज्ञान की आंखें खुल गई कि बस मैं तो कोई टॉपिक ही ढूंढ रहा था, जब ये खीरे को बिना खाए उसका स्वाद ले सकते हैं और इनका पेट भी भर सकता है, तो मैं बिना कोई कारण के कोई कहानी क्यों नहीं लिख सकता? अब तो ये लखनऊ के नवाब साहब ही हैं मेरी कहानी के नए कैरेक्टर। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, क्या कह रहे हैं यशपाल जी? देखिए, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? और इसीलिए बच्चों ये बनकर तैयार हुई, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। तो कैसी लगी आपको कहानी, बताइए? कुछ नहीं है बच्चों, सीधे सीधे व्यंग किया है यशपाल जी ने सामंती वर्ग की रहीसियत पर, सामंती वर्ग की सोच पर, सामंती वर्ग की चीजों को व्यर्थ गवाने की आदत पर। तो बच्चों क्लास कैसी लग रही है आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।